तो मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज बी पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम धूमिल द्वारा रचित मोचीराम कविता का अध्ययन करेंगे। हम धूमिल के संदर्भ में पूर्व कक्षा में बात कर आए हैं, जब हमने उनकी कविता प्रौढ़ शिक्षा के विषय में चर्चा की थी। मोचीराम कविता उनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संकलित है और ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है। हम यूँ कहें कि ये धूमिल की प्रसिद्धि का एक बड़ा आधार रही है, वो भी कहीं अतिशोक्ति नहीं होगी। इस कविता में समाज का जो शोषित, दीनहीन और निम्न वर्ग का व्यक्ति है, उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। धूमिल साठोत्तरी कविता के कवि हैं और विशेषकर इनकी कविताओं में समाज में व्याप्त वैषम्य के प्रति तीव्र असंतोष और इस राजनीतिक व्यवस्था की विफलता के प्रति तीव्र आक्रोश, ये दोनों चीज़ें इनके काव्य में समानांतर रूप से देखने को मिलती है। इनकी कविता मोचीराम है जो इस प्रकार है कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे बतियाते हुए स्वर में हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। इन पंक्तियों में कवि जो कि स्पष्ट है, स्पष्ट है कि कवि स्वयं मोची के पास गए हैं और मोची कवि को संबोधित करते हुए ये बात कह रहे हैं, जहाँ उन्होंने कहा है कि रापी वो मोची का एक औजार होता है, एक हथियार होता है, जिससे वो कटे फटे टूटे फूटे जो जूते होते हैं या अन्य कोई भी पहनने का साधन हो, उन सब की मरम्मत रापी से मोची करता है। तो उसी बात कह रहे हैं कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। यहाँ कवि खुद के बारे में कह रहे हैं कि कवि जब उस मोची के सामने उपस्थित होते हैं तो मोची अपना काम करना छोड़कर कवि की ओर काम करना छोड़कर कवि की ओर देखते हैं। तो उसी समय के उसी अवसर की बात को कवि यह कहते हैं कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाते हुए सुर में हंसते हुए बोला कि जो कवि के आगमन से पूर्व, कवि के वहाँ पहुँचने से पूर्व उस व्यक्ति ने, उस मोची ने अपनी आंखों के नीचे झुकाकर अपना काम में लगा हुआ था, और जब नया ग्राहक अर्थात कवि कहें, नए ग्राहक के आने पर उसने ऊपर जो निगाहें नीचे थी उनको उठाकर ऊपर की ओर देखा और क्षण भर टटोला, यानी कि उसको समझने की कोशिश की, सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की, टटोलने का मतलब। और फिर पतियाए हुए स्वर में बोला, हंसते हुए बोला, और फिर
जिज्ञासा जो कवि की नज़रों में थी उनको शांत करने के लिए कि पत्याहे स्वर में हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ तो मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। कि कवि को हंसते हुए कह रहा है, उसकी जिज्ञासा को शांत करते कहता है कि बाबूजी मेरे लिए न कोई आदमी छोटा है न कोई बड़ा है। अर्थात जो जूते मरम्मत के लिए आते हैं वो छोटे आदमी को, चाहे बड़े आदमी के हो, चाहे गरीब के हो, चाहे अमीर के हो, वो जूते ही होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता। मेरी निगाह में न कोई बहुत छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूते के समान है, मरम्मत के लिए खड़ा है। जो भी व्यक्ति आता है मेरे लिए एक जूते के समान होता है। मेरे लिए मैं हर व्यक्ति को, चाहे बड़ा हो छोटा हो, जूते की जोड़ी के बराबर ही समझता हूँ और उसकी मरम्मत मैं करता हूँ कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो सामने खड़ा, मरम्मत के लिए खड़ा है। मरम्मत के लिए यानी कि उसमें कुछ खामियाँ हैं। जैसे जूता होता है, जूते में कोई कमी आ गई, किसी तरह का विकार आ गया तो उसको ठीक करना, तो वैसे आदमी मेरे लिए उसी तरह का है, एक जोड़ी जूते के समान है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो जो समस्या आ गई है, जूते में किसी तरह का विकार आ गया, उसको ठीक करना मैं करता हूँ। तो यहाँ कभी वो कहना चाहता है माची कि जिस प्रकार जूता व्यक्ति के पैरों की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जूते की सुरक्षा कराता हुआ अपने पैरों की सुरक्षा के प्रति सावधान और सतर्क रहता है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है जैसा है जहाँ है, कहीं आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं, फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथ और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह से आता है। कवि कहता है अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि और असल में बात यह है कि वास्तविक बात यह है बाबूजी, सच बात यह है कि आदमी कोई भी क्यों ना हो, वह जैसा हो और जहाँ भी क्यों ना हो, अपने जूते के नाप से बाहर नहीं निकल पाता। कि वह चाहे जो हो जैसा हो कहीं हो, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं निकल पाता। अर्थात जूते की सीमा से बाहर निकल पाना असंभव है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ कभी महंगाई की ओर संकेत करते हुए कहता है कि उसकी नाप से बाहर नहीं निकल पाता। अर्थात महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उसके कारण कुछ भी आगे कर पाना संभव उसके लिए नहीं होता। महंगाई के कारण वो अपने एक सीमित दायरे में ही अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है ना, जिसके कारण सभी जो दलित लोग हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं, वो वैसे ही हैं। फिर कहता है कि फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि जूते के नाप से बाहर नहीं निकल पाता कोई भी आदमी, उसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी मुझे ख्याल रहता है, हमेशा ध्यान रखता हूँ कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कोई अदद आदमी है। कि ध्यान रखता हूँ कि मेरे जो पेशेवर हाथ हैं और दूसरे का मरम्मत के लिए आया हो फटा जूता, दो चीज़ें हैं, एक तो मेरा कर्म, मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे पेशेवर हाथ है, दूसरी तरफ फटा हुआ जूता जो मेरे पास काम के लिए आया। दोनों स्थितियों के बीच संतुलन का एक रिश्ता बना रहे, मेरे बीच, जूते के बीच और मेरे पेशेवर हाथों के बीच, और जूते के बीच और जूते का काम कराने वाले व्यक्ति के बीच, यानी कि इनके बीच एक संबंध बना रहे, संतुलन बना रहे। कहीं ना कहीं अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं। कहने का संतुलन बनाने का मतलब है कि आवश्यकता दोनों तरफ, मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आवश्यकताएं पूर्ति होती है, और जो जूते लेकर आदमी आया है, फटे हुए जो जूते हैं उनका जो मालिक है, आवश्यकता उसको भी है और आवश्यकता मुझे भी है। तो दोनों तरफ आवश्यकता है, तो दोनों के बीच संतुलन का होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए कहा है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं। इन दोनों और आवश्यकता होने के बाद भी उनका दोनों की मजबूरी आवश्यकताओं के बीच एक अदद आदमी अवश्य फंसा हुआ रहता है। उसी पर हमेशा सुआ और धागे के टाँके पड़ते हैं। जिस पर टाँके पड़ते हैं कौन, जो बीच में जो आदमी है, जो काम करवाने के लिए आया हुआ है,
उसी पर टाँके पड़ते हैं, अर्थात उसको पीड़ा झेलनी पड़ती है, उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो जूते से झाँकती उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह से आता है, और वो आदमी जैसे जूते से झाँकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह से आता है, जैसे फटा हुआ जूता हो और उसमें से उंगली बाहर निकले, वो बड़ी पीड़ा देती है, बड़ी पीड़ा देने वाली होती है। वैसे ही जो व्यक्ति है, बीच का आदमी जो है, वो सीने पर मानो हथौड़े की चोट की मार सह रहा हो, ऐसा उसको महसूस होता है। तो यहाँ कवि फटे जूते वाले लोगों की आर्थिक दबाव कारण विवश मानसिकता को बड़ी संवेदना के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।